बड़ी खबर आपको बता दें, वॉशिंगटन फायरिंग से जुड़ी हुई आज हमलावर की पेशी होने जा रही है। बड़ी खबर आ रही है, हमलावर कॉल थॉमस की आज कोर्ट में पेशी। हमलावर कॉल थॉमस से पूछताछ जारी, हमलावर से मिले हथियारों की भी जांच। ये बड़ी खबर, आज हमलावर की पेशी होनी है। वॉशिंगटन फायरिंग से जुड़ी ये बड़ी खबर, हमलावर की पेशी होगी। हमलावर कॉल थॉमस की आज कोर्ट में पेशी होनी है। तो हमलावर कॉल थॉमस से पूछताछ जारी है और हमलावर से मिले हथियारों की भी जांच की जा रही है। ये बड़ी खबर, आज कॉल थॉमस की कोर्ट में पेशी होनी है। ये वही हमलावर है जिसने ट्रंप और बाकी लोगों पर हमला किया था और ऐसे में अभी फिलहाल पूछताछ जारी है। हमलावर से मिले हथियारों की भी जांच की जा रही है कि आखिर इसके पास ये हथियार कहां से आए, क्या इसका कोई संपर्क पहले से बना हुआ था, किस तरह से पूरी रणनीति तैयार की गई, कैसे करना है, क्या और कितने लोग इसके साथ शामिल रहे हैं। तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि इससे पूछे जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमलावर कॉल थॉमस को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद इसकी रिमांड भी ली जा सकती है। तो हमलावर से मिले हथियारों की भी जांच की जा रही है। और वहीं फायरिंग करने वाले आरोपी कॉल थॉमस एलन, अब एक बड़ा खुलासा इससे जुड़ा हुआ सामने आया है। दरअसल गोलीबारी शुरू करने से लगभग 10 मिनट पहले एलन ने अपने परिवार के सदस्यों को एक ऐसा दस्तावेज भेजा जिसे ट्रंप विरोधी घोषणा पत्र बताया गया है। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट में एक अमेरिकी अधिकारी का हवाला देते हुए यह खुलासा किया गया कि बाद में यह दस्तावेज एक रिश्तेदार ने पुलिस को सौंप दिया था। घोषणा पत्र में एलन ने अपने लक्ष्यों के रूप में ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों को उनकी वरिष्ठता के क्रम में सूचीबद्ध किया है और उसने इस अपनी लिस्ट से एफबीआई निदेशक काश पटेल को बाहर रखा है। उसने लिखा, प्रशासन के अधिकारी एफबीआई निदेशक काश पटेल को छोड़कर वो लोग निशाने पर हैं जिन्हें सबसे ऊंचे पद से लेकर सबसे निचले पद तक के क्रम में प्राथमिकता दी गई है। उसने ये भी लिखा कि अगर जरूरी लगा तो वो और भी आगे जाने को तैयार है। उसने साथ ही ये भी लिखा कि उसकी नजर में ज्यादातर लोग वहां मौजूद रहने का फैसला करके ही इस मामले में शामिल थे। तो यहाँ पर देखिए, काश पटेल का नाम सामने नहीं आ रहा है। ये वो सूची है जिसमें क्रमबद्ध तरीके से उन सभी के नाम लिखे गए हैं। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर काश पटेल को बाहर क्यों रखा गया। और जिस तरह से ये पूरी जानकारी सामने आ रही है, ये पूरी उसने लिस्ट बनाई थी जो कि किसी रिश्तेदार के हाथ लगी और उसके बाद ये अब सामने आ रही है। ट्रंप प्रशासन के अधिकारी इस लिस्ट में हैं और उनकी वरिष्ठता के क्रम में उन्हें सूचीबद्ध किया गया है। यानी पूरी हायरार्की के साथ जो अधिकारी हैं ट्रंप प्रशासन के, उन्हें लिस्टेड किया गया है। पूरी लिस्ट बनाई गई है, सूची तैयार की गई है। और देखिए, इस लिस्ट में एफबीआई निदेशक काश पटेल को बाहर रखा गया है। तो प्रशासन के अधिकारी एफबीआई निदेशक काश पटेल को छोड़कर वो लोग सभी निशाने पर थे जिन्हें सबसे ऊंचे पद से लेकर सबसे निचले पद तक के क्रम में प्राथमिकता दी गई है। यानी जो कि ट्रंप के साथ चलते थे, ट्रंप का एक तरह से सपोर्ट थे ये सभी अधिकारी, और ऐसे में इन्हें कहीं ना कहीं उस क्रम के आधार पर चयनित किया गया। देखा गया, पूरी लिस्ट बनाई गई कि किसको किस तरीके से टारगेट करना है। और इसी पर चर्चा भी हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, डॉक्टर अजिताभ सिंह जी जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, ये भी विदेश मामलों के जानकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत करते हैं हम कर्नल दिनेश शर्मा जी से। कर्नल दिनेश, आपसे समझना चाहेंगे, ये जो सूची बनाई गई थी इस आरोपी के द्वारा, क्या लग रहा है क्या वाकई ये संभव हो पाता? लिस्ट तो बना दी, लेकिन जिस तरह की सुरक्षा रहती है लोगों के आसपास, क्या राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सहयोगियों के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं होंगे? उसके बाद भी लिस्ट बनाई गई, आखिर उद्देश्य क्या था? मैडम, ऐसा हो जाता कि जिस प्रकार से तथ्य सामने आ रहे हैं, अभी ऑफ कोर्स इट इज ए इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी और फाइनल मोटिव जो है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। अभी हम सिर्फ जो है कयास लगा सकते हैं, क्योंकि जिस ढंग से ये सिस्टमेटिक ढंग से उसने लिस्ट बनाई है तो इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि वो हाईली मोटिवेटेड है और उसे जो है ट्रंप और ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत गहरी नाराजगी है। एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि उसका मस्तिष्क संतुलन जो है वो ठीक नहीं है। एक नॉर्मल व्यक्ति ये समझ सकता है कि जहाँ पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और हायर टॉप ऑफिशियल्स प्रेजेंट होंगे, वहां पर किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था होगी। और इस सुरक्षा व्यवस्था को निकलकर और आप इतने लोगों को असैसिनेट करना चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा जो है कुछ
समझ में नहीं आता, या इसके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर पुरानी घटनाओं को आप देखते हैं तो आज से तकरीबन 4 डिकेड पहले इसी होटल के अंदर जो है रोनाल्ड रीगन के ऊपर भी हमला हुआ था। तो ये पॉसिबिलिटी, काफी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और इस समय जब तक कि पूरा मोटिव और पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती है तो तथ्य जो है सामने आने जो है अभी बाकी हैं। और बगैर तथ्यों के जो है सिर्फ हम कयास लगा सकते हैं। हम ये भी कयास लगा सकते हैं कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब ईरान का नाम ले रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है ना ईरान का इसमें हाथ हो। और भी कई स्टोरीज निकल के आती हैं कि क्या इसके अंदर जो है ईरान और ईरान से जुड़े जो उनके प्रॉक्सी ग्रुप हैं, जहाँ उसके मित्र देश हैं, वो इसको एलिमिनेट करवाना चाहते हो, किसी प्रकार की राजनीतिक संकट पैदा करना चाहते हो। क्या अमेरिका के अंदर जो उनकी डीप स्टेट है, या फिर उनका जो हथियार बेचने वाले का जो माफिया है, जी जब पेंटागन के जो जनरल्स हैं वो नहीं चाहते हैं कि ये युद्ध रुके। अगर ये युद्ध चलता रहता है तो डोनाल्ड ट्रंप की इमेज जो है वो खराब होती है, जिससे अपोजिशन पार्टीज को जो है फायदा मिलता है। तो जी इसके कई स्टोरीज निकल के कयास लगाया जा सकता है। लेकिन अंतिम निर्णय होगा जिस समय प्रॉपर ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के बिल्कुल बाद जो है बिल्कुल कर्नल दिनेश, आउटपुट। और ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ पुख्ता तौर पर सामने आता है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी हाउस ओवरसाइट कमेटी का बयान सामने आ रहा है। और ऐसे में अमेरिकी हाउस ओवरसाइट कमेटी ने जो बयान दिया है, शूटिंग केस में ब्रीफिंग हो। तो हाउस कमेटी कह रही है कि शूटिंग केस में ब्रीफिंग होनी चाहिए, सीक्रेट सर्विस सुरक्षा चूक पर भी बयान दे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। यहाँ पर ओवरसाइट कमेटी का ये बयान सामने आया, अमेरिका की हाउस ओवरसाइट कमेटी है ये, और शूटिंग केस में ब्रीफिंग की बात की जा रही है। हाउस कमेटी कह रही है कि शूटिंग केस में ब्रीफिंग होनी चाहिए, सीक्रेट सर्विस सुरक्षा चूक पर बयान दें। ये बड़ी खबर कि सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा में आखिर चूक कैसे हो सकती है, कैसे ये एंट्री हुई है हमलावर की, इस पर बयान दिया जाए। कहा यह भी जा रहा है कि सुरक्षा जितनी पुख्ता होनी चाहिए थी उतनी थी भी नहीं। तो अमेरिकी हाउस ओवरसाइट कमेटी का बयान सामने आ चुका है, जिसमें वो कह रहे हैं कि शूटिंग केस में ब्रीफिंग हो। यानी ओवरसाइट कमेटी ये कह रही है कि इस केस में ब्रीफिंग होनी चाहिए, सीक्रेट सर्विस सुरक्षा चूक पर भी बयान दे। तो सीक्रेट सर्विस को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो भी सुरक्षा में चूक कैसे हुई है, इसको लेकर पूरा बयान दे, बताएं आखिर कहां पर कमी रह गई। सुरक्षा पूरी पुख्ता होने के बावजूद भी अगर ऐसा होता है तो सवाल उठते हैं। डॉक्टर अजीत आप जी, क्या माना जाए, जिस तरह से यहाँ पर सुरक्षा की बात पूरी कही गई है, लेकिन उसके बाद भी चूक तो है, जाहिर सी बात है, तभी हमलावर इतना अंदर तक आ जाता है और फायरिंग करना शुरू कर देता है। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना मैं कहूंगा, और सुरक्षा में ऐसी वैसी चूक नहीं मानी जाएगी इसको। ये ऐसे मौके पे जब युद्ध का माहौल है और इतने बड़े डिग्निटरी का, जो विश्व का सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड व्यक्ति ये कह लीजिए राष्ट्रपति है, और यहाँ तो ये प्री प्लान्ड इवेंट है जिसके इनवाइटीज लिस्ट हैं, उसकी भी पहले से जांच होती है और उनका बैकग्राउंड चेक किया जाता है। इन सबके बावजूद इतने, मतलब कह लीजिए दर्जनों वीवीआईपीज इकट्ठे हैं, मीडिया के जितने मुगल कह लीजिए वो इकट्ठे हैं, ऐसे में इतनी बड़ी चूक होना निश्चित रूप से किसी गहरे षड्यंत्र की भी इसमें इनकार नहीं किया जा सकता, मैं ये कहूंगा। और जो जिस लिस्ट की आप बात कर रही हैं उसमें दोनों हो सकता है, फंसाने का भी एक एंगल निकल के आ सकता है। ऐसे में मुझे लगता है जैसे ओवरसाइट कमेटी ने जो कहा है कि इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, और एक न्यूट्रल जो भी कांग्रेस के अंडर में हो या जो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, तो वो मुझे लगता है कि उस लेवल पे जांच होने की जरूरत है। क्योंकि बार बार इस तरह की वारदातें होना निश्चित रूप से अमेरिकन डेमोक्रेटिक सिस्टम के भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि कैसी व्यवस्था उन्होंने की है जो इस लेवल तक जाता है। थोड़ी देर के लिए सोचिए आप कि अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता, या तो इसका असर ईरान पे भी होता या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे भी होता। तो ये बहुत गंभीर विषय है जिसपे बहुत गहरी जांच होने की जरूरत है। बिल्कुल, और ऐसे में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष साई जी भी जुड़ गए हैं। आशीष जी, आपका भी स्वागत है इंडिया डेली पर, और आपसे भी हम समझना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि सुरक्षा में चूक हुई है और सीधे तौर पर इसकी जांच होनी भी चाहिए, और जिस तरह से सीक्रेट सर्विस को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो जाती है, इसको लेकर वो पूरी ब्रीफिंग करे।
बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि दुनिया में हर जगह होता है। और मैं साथ के साथ ये भी कह सकता हूँ, आप हालांकि थोड़ा पेसिमिस्टिक टेक है, कि ये जब तक सिस्टम रहेगा ये होगा। किसी के प्रति कोई हेट्रेड है या कोई ऐसी फीलिंग है जिससे हम उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, देखिए ये हर अलग अलग फॉर्मेट्स में होता है। हम किसी सिस्टम से नाराज रहते हैं तो हम अटैक कर देते हैं, किसी इंसान से नाराज रहते हैं तो ये विल इट स्टॉप फॉर एवर? नो। लेकिन ये एनालाइज करना जरूर है कि एक, जैसा कि अभी को पैनलिस्ट कह रहे थे, कि अमेरिका जैसी सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी सिस्टम में ये कैसे हो जाता है, और सबसे ज्यादा वही होता है। तो एक तरफ पहला मुझे जो मैं कल से कह रहा हूं कि एक तो वहां का गन कल्चर है कि एनीबॉडी कैन बाय अ वेपन। अगर वेपन की उपलब्धता ही रोक देते जैसे इंडिया में है, तो 80% तो वही सॉर्ट आउट हो जाता कि आप फिजिकल कितना हार्म कर लेंगे, और फिजिकल दूर से नहीं कर सकते। तो फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ गन्स एक है, दूसरा रेडिकलाइजेशन एक उनका इशू है, मुद्दा है, तीसरा ट्रंप के बहुत अलग अलग तरह के तरीके हैं बात करने के जिससे लोग नाराज होते हैं। मेरा फोकस गीतू है वहां के सिस्टम पे। जी। आज की तारीख में ये मानना बहुत मुश्किल है कि एक इतने ही मेजर फंक्शन में, जो डिक्लेयर्ड फंक्शन था, पब्लिक प्लेस नहीं था, सडन मूवमेंट नहीं था, प्लान था, उसमें पासेस इशू किए जाते हैं, फ्रिस्किंग होती है, बैरिकेड्स लगते हैं। होटल है तो क्या हुआ, जब पूरी की पूरी कैबिनेट है वहां पे, तो उसकी कुछ लोग कह रहे थे कि वो एक ही लेयर की सिक्योरिटी लगी थी। आई डोंट बाय दैट, इम्पॉसिबल। और ये वो एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज, जिनके ऊपर अगर आपने एक चाकू निकाल लिया तो आपके सिर में गोली मार दी जाती है। एनवाईपीडी, एलएपीडी, अमेरिकन फेडरल जो गार्ड्स हैं, ये इतने ज्यादा, मैं तो इनसेंसिटिव बोलूंगा, या इतने डरपोक लोग हैं, इनकी पता नहीं मेंटल ट्रेनिंग कैसी होती है कि थोड़े से एक्टिविटीज को देख के वो गोली मार देते हैं। उसके बाद उनके कोर्ट्स उनको क्वेश्चन करते हैं कि रीजनेबल पावर क्या होती है, रीजनेबल पावर क्या होती है, आपने उसको पकड़ा क्यों नहीं, गोली क्यों मार दी। तो एक तरफ तो इनका ये इमेज है कि अगर आपने हाथ में चाकू रख लिया तो वो गोली मार देंगे, अगर आप उनकी तरफ दौड़ के गए तो वो गोली मार देंगे। और दूसरी तरफ ये है कि एक ऑटोमेटिक वेपन लेकर बंदा पूरी की पूरी कैबिनेट के एक प्री डिसाइडेड फंक्शन में अंदर घुस जाता है, लॉबी तक चला जाता है। वो क्या होटल हिल्टन तक पहुंचा होगा, किसी गाड़ी से पहुंचा होगा, गाड़ी से उतरा होगा, या कोई जंगल की तरफ से आ गया, फिर वहां से उसने बैरिकेड्स या जो भी चेक पॉइंट्स है उनको क्रॉस किया होगा। फिर चप्पे चप्पे पे कैमरा होता है, कैमरे का एक मॉनिटरिंग रूम होता है, वहां पे क्विक रिस्पांस टीम्स होती हैं। हर लेयर को कैसे पास करके वो अंदर तक पहुंच गया। लॉबी के अंदर अगर आप उस फ्रेम को फ्रीज करके देखेंगे, जहां वो काफी तेजी से दौड़कर जा रहा है, उसको जिस तरह से इंटरसेप्ट किया गया है, हाईली अनप्रोफेशनल। उसके बाद बॉल रूम से जिस तरह से लोगों को निकाला गया है, ग्रॉसली अनप्रोफेशनल। तो मुझे तो बहुत ही सरप्राइजिंग लग रहा है कि क्या हम अमेरिका के सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में जो कुछ भी जानते हैं या कंट्रोल्ड वीडियोस के थ्रू देखते हैं, क्या वो सब एक प्रोजेक्शन है, प्रोपेगेंडा है। एक्चुअल ये है कि उनकी जो ये मैनेजमेंट है सिक्योरिटी की, ये पूरी टेक्निक फ्लॉड है, उनकी मेंटल ट्रेनिंग अच्छी नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।